हेलो एवरीवन। तो अब हम अपना एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि हमारा एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन रहेगा, दैट इज़ टू फाइंड। इसमें हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, टू फाइंड एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी टर्म के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे या किसी भी क्वांटिटी के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे विद हेल्प ऑफ डायमेंशन। देखिए, ऑलमोस्ट सारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं या फिर सारे जो क्वांटिटीज़ हैं, सारे जो फार्मूलेज हैं, उनको आप डायमेंशंस की मदद से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं फंडामेंटली। और उसी के बेसिस पर आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका आपके पास कंसेप्ट रहेगा। किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करा जाता है पहले उसे देखते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमने ये बोला कि जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं वो आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में किसी तरीके से। जैसे कि वो आपको कहेंगे कि एक क्वांटिटी, मान लीजिए वो बोल रहे हैं ए है, वो आपको उनकी डिपेंडेंसी देंगे क्वेश्चन में। वो कहेंगे एक क्वांटिटी ए जो है वो डिपेंड करती है एक्स पर, वो डिपेंड करती है वाई पर, और वो डिपेंड करती है किस पर, जेड पर। ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ दे देंगे एक्स वाई एंड जेड, और फिर वो आपसे बोलेंगे एक्सप्रेशन निकालिए। देखिए, वो आपको डायरेक्ट डिपेंडेंसी ना देके वो आपको बस ये बताएंगे कि डिपेंड करती है। अब हमें डायमेंशंस के थ्रू ये ही निकालना है कि वो डिपेंडेंसी कैसी है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। ये सारे जो आपके पास वो बनेंगे प्रोबेबिलिटीज़, हमें इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप जो क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं उसे लिखिए लेफ्ट में, एक साइन बनाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का। अभी हम ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं ना तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। जिन जिन क्वांटिटीज़ पर वैल्यू डिपेंड कर रही है आपको उनकी पावर मान लेनी है। जैसे x की पावर मैंने स्मॉल a मानी, y की पावर मैंने स्मॉल b मानी, और z की पावर मैंने स्मॉल c मान ली। जितनी क्वांटिटीज़ होंगी उसके हिसाब से आप पावर्स रखते जाएंगे। फिर आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और उसकी जगह एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसे आप क्या कहेंगे, k हो जाएगा x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, वेयर k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि k की कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों इसकी ज़रूरत है हमें डायमेंशनलेस मानने की, क्योंकि अगर k की कोई डायमेंशन हुई तो आपको उसकी डायमेंशन प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी, और हमें ये नहीं पता कि हम किस तरीके की डायमेंशन रखें। k एक कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट्स की वैल्यू डायमेंशनलेस नहीं होते। ऐसे बहुत कांस्टेंट्स आपको मिलेंगे जिनकी डायमेंशंस होगी, बट यहाँ पर जो हम ये k कांस्टेंट ला रहे हैं इसको हम कैसा मान के चलेंगे, डायमेंशनलेस, ताकि ये हमारे डेरिवेशन में कहीं पे इंटरफेरेंस, मतलब या फिर एक तरीके से मान लीजिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप जो रहता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। हम डायमेंशंस लिखते हैं, कैसे, दोनों तरफ, बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको क्या लिखनी है, डायमेंशंस लिखनी है। और उसके बाद आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, कंपेयर पावर्स, मतलब ये जो पावर्स हैं अभी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद फाइंड a, b, c, इनको फाइंड करिए, आपके सामने एक्सप्रेशन डिराइव होके आ जाएगा। ये आपके बेसिक्स हैं। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो हमारा है वो हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को हम सिंपली फ्रेम करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, वो आपसे कहेगा रेनॉल्ड्स नंबर, एक नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, एनआर से इसको डिनोट करा जाता है, एनआर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी खुद की कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अभी आपसे बोल रहे हैं जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर एक टाइप ऑफ नंबर होता है जो आपको टाइप ऑफ फ्लो पहचानने में मदद करेगा। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आगे जाके, आपका जब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स टॉपिक आएगा वहाँ पे आप आरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे अभी के लिए ये समझ लिए, हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न बस ये है हमें फॉर्मूले पता हो आप कि आप डायमेंशन लिख पाएँ, बाकी हर एक चीज़ आप अपने 11th में पढ़ ही लेंगे। तो ये बोल रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। इन्होंने सबसे पहले तो बोला विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, सॉरी, ये आपका सबसे पहले डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम किससे, रो से। सेकेंडली ये डिपेंड कर रहा है पानी की एवरेज स्पीड पर, मतलब स्पीड पर।
फिर ये बोल रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम शो करते हैं ईटा से, ये जो सिंबल है इसको आप ईटा कहते हैं। और देखिए अब क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन हमने क्यों पिक करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास चीज़ें हैं। अब वो खास चीज़ें क्या हैं, देखिए डायमेंशंस का ये एक ड्रॉबैक भी होता है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, डायमेंशंस के थ्रू फॉर्मूले को डिराइव करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 3 क्वांटिटीज़ से आप या फिर 4 क्वांटिटीज़ से अगर आप इक्वेशन बना रहे हो और वो 4 इक्वेशन बन रही हैं और आपके पास जो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सिर्फ 3 ही बन रही हैं, आप इन 3 इक्वेशन से कभी भी 4 वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपके लिए डायमेंशंस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्वेश्चन में किसी तरीके से किसी एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी दे रखी होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि NR जो है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द D, डायमीटर ऑफ पाइप। ये क्या है? डायामीटर, और ये किसका है? ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर, इसके क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हमें पहले से पता है, हमें डी के लिए कोई डिपेंडेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपको यही प्रिंसिपल हर जगह लगाने हैं। अब इसके बाद आप कैलकुलेशंस में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। हम सबसे पहला स्टेप क्या था, हम डिपेंडेंसी लिखेंगे। हम लिखेंगे NR इज प्रोपोर्शनल टू, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू मान लीजिए, रो की पावर A मान लेंगे, V की पावर B मान लेंगे और ईटा की पावर आप क्या मान लेंगे? C, और D को सिर्फ क्या लिख देंगे? एज इट इज़, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी हमें पहले से ही पता है दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था हम कांस्टेंट को हटाते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं और एक कांस्टेंट को ले आते हैं K, और ये वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? रो की पावर A, V की पावर B और ईटा की पावर C, और ये क्या लग रहा है साथ में? D। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें डायमेंशंस लिखनी है। हम दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। NR जो है वो हमारा कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? M0, L0 और T0। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ को हम कैसे शो करते हैं? M0, L0 एंड T0। K जो है हमारी वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, M0, L0, T0 ही आएगा। रो की बात करते हैं अब, डेंसिटी। देखिए अब ध्यान से समझ जाएगा, डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसके लिए डायमेंशन को हम सीधा क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? L3, और उसकी पावर होल की आपने पावर क्या मान रखी है? A। ये हो गया डेंसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपको पता है डायमेंशन क्या होती है? LT-1, जिसकी आप पावर क्या रखेंगे? B। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, इसकी भी डायमेंशंस हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। हमने डिराइव करी थी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। अगर आपको याद हो, हमने एक फार्मूला बनाया था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इंटू du/dy। जब हमने पिछले लेक्चर्स में, आप देख लीजिए वीडियोज़ में हमने रिकॉर्डेड उसमें रखा है। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है हमारा, उसकी डायमेंशन जो आपके पास रहती है वो क्या रहती है? ml-1 t-1। ये इसकी डायमेंशन रहेगी ml-1 t-1, और इसकी पावर आपने क्या मान रखी है? C, और साथ में D डायमीटर है, डायमीटर की डायमेंशन क्या होगी? लेंथ L। अब ये आपके पास एक वैल्यू रहेगी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये L3 को, ये जो आपका L3 है, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर क्या बनेगी? -3। बस वही कर रहे हैं। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ? M की पावर A, L की पावर -3A, ये पहली वैल्यू बनी। फिर इधर से क्या बनेगा? L की पावर B, T की पावर -B। फिर आप आगे देखेंगे क्या बनेगा? M की पावर C, L की पावर -C, T की पावर -C, और एक यहाँ पे क्या बन रहा है? L। अब हम क्या करेंगे? वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, बेस सेम, तो पावर को क्या करा जाता है? ऐड करा जाता है। आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए और बताइए। जब यहाँ पे देखेंगे तो M बेस सेम एक साथ रख रहे हैं हम, एक MA आया यहाँ से, यहाँ पर कोई M नहीं है, यहाँ पर एक M है, तो ये क्या हो जाएगा? A+C। फिर जब आप L की बात करेंगे तो L के कोई पावर्स कौन सी हैं? -3A, प्लस में आपके पास क्या आ रहा है? L का B आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? -C, और एक प्लस में क्या आ रहा है? 1। ऐसे ही जब आप T की बात करेंगे तो T की पावर क्या बनेगी? -B, और इधर से क्या है? -C। ये पूरी वैल्यू हो गई। ये आपका क्या रहेगा? M0, L0 और T0। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ कंपेयर करेंगे पावर्स को, कंपेयरिंग पावर्स। दोनों तरफ आप किसको कंपेयर करेंगे?
पावर्स को कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी क्या, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 पहली इक्वेशन, -3a प्लस बी माइनस सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दूसरी इक्वेशन, और लास्ट में आपकी एक इक्वेशन बन रही है -b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी तीसरी इक्वेशन। अब आपको 3 इक्वेशन हैं, 3 अननोन्स हैं, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या बन जाएगा, -b इज इक्वल्स टू सी, ये पहला वैल्यू बनी आपके पास, -b इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, सी के। ऐसे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, ये आपकी दूसरी वैल्यू बन गई। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को ख़त्म कर दीजिए। जैसे मान लीजिए सारी वैल्यू पहले सी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में मैंने मान लीजिए 3 की जगह पहले किसे, a की जगह किसे रख दिया, सी, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा सी, प्लस में b की जगह क्या रख देंगे, -c, इधर -c है ही, +1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 0। ये आपका -c मिलके कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2c, और फिर उसे 3c में से माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, c बचेगा। इस चीज़ में कोई दिक्कत अभी तक? तो ये आपके पास क्या बचने वाला है, ये आपके पास c की वैल्यू बचने वाली है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 3c माइनस माइनस प्लस माइनस 2c विल बी c प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। फिर हम इसमें आगे चलेंगे थोड़ा सा और, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि c की वैल्यू जो आपकी है वो कितनी निकल के आ जाएगी, -1, राइट। अब इससे आपको सारी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। c की वैल्यू अगर -1 है तो b जो है वो क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही जो a भी है वो आपका -c के बराबर है, तो a की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, 1। देखिए कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था और कितना सिंपल बन गया। अब हमें a, b और c की वैल्यू मिल चुकी हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। हम इस फॉर्मूले से अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे और हम क्या लिखेंगे, nr इज इक्वल्स टू k इंटू रो की पावर a की वैल्यू हमारी क्या है, 1, इंटू वी की पावर हमारी क्या है, b, v की पावर भी क्या हो जाएगी, 1, इंटू c जो है हमारा वो क्या है, ईटा, इसकी पावर क्या लिखेंगे, -1, और इंटू में क्या है, d। -1 पावर को आप अपॉन में लिख सकते हैं, तो nr का आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा रो वी डी अपॉन ईटा, जो कि एक्चुअली में किसका फॉर्मूला होता है, आपका रेनॉल्ड्स नंबर का। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इस चीज़ को आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप जो जो चीज़ पे डिपेंडेंसी उसे लिखिए, पावर्स को मानिए, अगर कुछ डिपेंडेंसी पहले से दे रखी है तो उनको एज इट इज़ लिखना है, उनकी आपको पावर कोई नहीं माननी। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशंस लिखिए, बेस सेम वालों की पावर ऐड करिए, कंपेयर करिए, ABC की वैल्यू निकालिए और अपना आंसर सामने रखिए।